नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं हूं समीर और आज मेरे साथ हैं विकास लगातार रिम्स जा रहे हैं और रिम्स में घुसकर अंदर से खबर ला रहे हैं, लेकिन खबर करने का कोई खास फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि रिम्स की कुव्यवस्था पे जब भी हम सवाल करते हैं उसकी रक्षा के लिए एक तरफ शिक्षा मंत्री आ जाते हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आ जाते हैं कि अरे लोड बहुत है, लोड बहुत है, लोड बहुत है। लेकिन लोड तो ठीक है, हम भी मानते हैं लोड बहुत है, लेकिन रिम्स जो दलालों का अड्डा बन गया है उसका क्या? वो भी लोड की वजह से हो रहा है क्या? रिम्स जो दलाल का अड्डा बन गया है, विकास आप लगातार रिम्स कवर कर रहे हैं, लगातार रिम्स जा रहे हैं, आपकी खबर पे एक बार असर भी हुआ। एक दलाल को कुछ दिनों के लिए पुलिस भी पकड़ के ले गई, लेकिन सुने वो दलाल फिर से मार्केट में आ गया और पूरे फॉर्म में रिम्स में फिर से उस दलाल की चर्चा है, वो दिख रहा है और अपनी दलाली कर रहा है, कोई नहीं रोक रहा है। कौन कौन से दलाल एक्टिव हैं थोड़ा डिटेल में बताइए, फिर हम लोग ग्राफिक्स में। हमने एक खबर चलाई थी 18 फरवरी को। उस खबर में हमने बताया था एक अंश सिंह उर्फ शिशुपाल सिंह, इस नामक दलाल को हमने बकायदा वीडियो में स्टिंग करके दिखाया कि किस तरह वो तमाम जो ब्लड टेस्ट हैं उसको लेकर दलाली करता है। ठीक है, तो ये मैं बताऊं, ये अंश सिंह एक कड़ी था वहां पर। अब आज जो हमने सुबह माजरा देखा वहां पे, क्योंकि मैं उसके बाद भी बीच बीच में रिम्स जाता था, लगातार जाता था, सुबह शाम जब भी मैं गया तो वो नहीं दिखते था। तो बाकी लोगों को मुझे परिचित नहीं था कि ये भी दलाल हैं। अब जब मैंने वहां पे सूत्रों से पता किया और जब मैंने वहां आसपास निरीक्षण किया, तब मुझे पता चला कि ये तो सिर्फ एक कड़ी था, अंश सिंह जो है, और पिछले 10 दिन से वो गायब था। आज फिर 1-2 दिन से मुझे सूचना मिली कि वो फिर से मार्केट में रिम्स में वही दलाली करने पहुंचा है। आज सुबह मैं पहुंचा तड़के, तो करीब सुबह के वही मैं बता दूं 8:30 साढ़े 8 के समय था। ठीक है, उस वक्त मैंने देखा वहां पर कि वो तो था ही, साथ में उसके जो सरगना के लोग हैं, जो उनके जात बिरादरी दलाल भाई लोग हैं, वो लोग भी वहां पे थे। तो नाम बताइए, डिटेल नाम मैं बताऊंगा। दलाल नंबर 1 हो गया, दलाल नंबर 1 हो गया अंश सिंह उर्फ शिशुपाल सिंह। ठीक है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये पहले हमने खबर चलाई थी, आप तस्वीर उसकी देखिए और साथ ही आज की जो तस्वीर है उसमें आप देखिए किस तरह व्हाइट शर्ट पैंट फॉर्मल पहन के मास्क लेके ऐसा लग रहा है कोई प्रोफेशनल आदमी है, खड़ा है। लेकिन क्या करने के लिए खड़ा है? दलाली करने के लिए खड़ा है। इसके साथ इसके सहयोगी हैं अमित कुमार, आप बगल स्क्रीन में देख सकते हैं, इनकी भी तस्वीर आप देखिए। और इसके साथ मैं 2 लोगों का नाम लेना चाहूंगा, एक है शैलेश रंजन और एक है राहुल रंजन। ये 2 भाई हैं। अच्छा, और ये 2 भाई जो मेन आदमी है, एप्पल डायग्नोस्टिक सेंटर है, एक प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर है जहां ब्लड टेस्ट और तमाम टेस्ट जो है वो किए जाते हैं, और 15,000 से लेकर ऊपर आगे जो भी चार्जेस हैं वो लिए जाते हैं ब्लड सैंपल्स के। ठीक है, तो ये जो 2 भाई हैं, शैलेश रंजन खास करके, ये ब्लड जांच करने वाले दलालों का मेन आदमी है। अरे जबरदस्त, आप तस्वीर में देखिए, ये शैलेश रंजन है और इसके साथ है राहुल रंजन, ये छोटे भाई हैं उनके। और ये लोग एप्पल डायग्नोस्टिक सेंटर में बार-बार नाम ले रहा हूं, वहां ये लोग कार्यरत हैं। वहां से जो भी लिम्स के ब्लड के सैंपल या जांच करानी होती है तो वहां जाकर ये लोग टेस्ट कराते हैं। मतलब ये एक तरह से सुचारू रूप से एप्पल की दलाली कर रहे हैं वहां पे, एप्पल डायग्नोस्टिक सेंटर की। ठीक है, मतलब दलाली में भी पूरा परिवार चल रहा है। जी। 2 भाई हैं और दोनों जो है सो वहां दलाली करने पहुंच गए। नौकरी बढ़िया है, कर रहे हैं। हमारा सवाल सिर्फ एक ही है, प्रबंधन से, खास करके डायरेक्टर साहब से। हमने खबर चलाई कि वहां पे ऐसी गड़बड़ियां हैं। डायरेक्टर सर को सराहना दूंगा मैं कि वो एक्टिवली इन चीजों को देख रहे हैं और इन सब चीजों पे वो एक्शन भी ले रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों पहले, मतलब 10 दिन या 12 दिन पहले, एक अल्टीमेटम जारी हुआ या कहें आदेश जारी हुआ ये की तरफ से, क्या कहेंगे, रिम्स प्रबंधन की ओर से, कि 1 मार्च से आईडी कार्ड सिस्टम या पास सिस्टम लागू होगा। हाँ। जिसमें डॉक्टरों से लेकर कर्मचारियों को आईडी कार्ड पहनकर एंट्री करना अनिवार्य होगा। साथ ही जो पेशेंट या लोग आते हैं उनको भी पास की जरूरत पड़ेगी। और बकायदा वहां पे जो मेन गेट से आप पुरानी सेंट्रल इमरजेंसी में घुसेंगे ओपीडी के लिए, तो दाहिने जैसे मुड़ेंगे, वहां पे बकायदा गेट बना हुआ है, वहां बोर्ड भी टंगा हुआ है। कल हमने ये खबर भी चलाई कि बिना पास के एंट्री नहीं है। लेकिन वहां हमें एक भी आदमी ना, आज 12 दिन हो गए इस आदेश को पारित हुए, 1 मार्च से ये लागू होना था, लेकिन आज आप देखिए, आज 8 तारीख है, 1 सप्ताह बीत गए हैं उस तारीख को पार हुए, लेकिन आज तक ये चीज देखने को नहीं मिली। विकास, यहाँ एक चीज बताइए, जो दलालों का पूरा सिंडिकेट है वो वहाँ किस तरीके से पूरा ऑपरेट करता है? जो दर्शक आज हमारे साथ नए जुड़े, उन्हें भी पता चलना चाहिए, जो रिम्स जा रहे हो, कि उन्हें इन दलालों से कैसे बच के रहना चाहिए, ये कैसे आपको अपने झांसे में पूरा डिटेल बताइए। इनका सेंटर पॉइंट है, रजिस्ट्रेशन काउंटर जो है
पुराने आप अगर जाते हैं ओपीडी में, अगर दिखाने जाते हैं तो सेंट्रल इमरजेंसी में जो मतलब मेन गेट से आप अंदर घुसते हैं, अंदर घुसते हैं, सीधे जाइएगा, रजिस्ट्रेशन काउंटर है। रजिस्ट्रेशन काउंटर के बगल में जो बैंक की और जो पतली गली जाती है, बगल में एक बैंक है, बैंक की तरफ जो निकलती है रास्ता, वहां पर ये लोग खड़े रहते हैं। आप वहां पर गए टेस्ट वेस्ट के लिए, लाइन लगे हुए हैं, क्योंकि भीड़ रिम्स में बहुत ज्यादा रहती है, तो लोग साइड में खड़े रहते हैं। कोई किसी को परिजनों को फोन कर रहा है, मैंने भी ऐसे ही किया, नाटक करते हुए गया था मैं कि अरे ब्लड टेस्ट कराना है यहाँ पे 3 दिन, और रिम्स में बकायदा 2 से 3 दिन लगते हैं एक छोटा सा जांच कराने के लिए भी, आपको वेटिंग। तो लोग परेशान रहते हैं। आप वहां बगल में खड़े रहिएगा तो आपको ये लोग दिख जाएंगे कि अरे भाई यहाँ तो 3 दिन लगाएगा बोल रहा है, यहाँ 4 दिन लगाएगा बोल रहा है टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर वो शिकार बनाते हैं अपना। अच्छा, ये एक तो रजिस्ट्रेशन काउंटर हो गया। दूसरा, जो आप ईसीजी टेस्ट कराने के लिए आते हैं ना, उस जो वो सेक्शन है, वहां पर भी ये लोग खड़े रहते हैं। आपको जैसे ही इनको लगेगा ये परेशान है, पर्ची लेके कोई घूम रहा है, पूछेंगे क्या है भैया, ब्लड टेस्ट है। मतलब ये होता नहीं है कि आप कहाँ रामगढ़ जाना है भैया, बस स्टैंड में खड़े हैं तो जो खलासी लोग करते हैं कि रामगढ़ जाना है भैया, उसी तरह ये लोग वही कर रहे हैं कि ब्लड टेस्ट कराना है क्या भैया, आइए ना 1 घंटे में रिपोर्ट, ऐसे करके। उसके बाद आप उनको अपना रिपोर्ट दिखाते हैं, बोलेंगे टेस्ट, हाँ चलिए ना बगल में है मेरा, वहां करा देते हैं। फिर ये लोग ब्लड सैंपल लेंगे मरीज का, और उसके बाद फिर लेके चले जाते हैं, 1 घंटे या 2 घंटे में रिपोर्ट देते हैं। हमारे पास जो शिकायत आई, इन पर ध्यान हमारा नहीं गया था, लेकिन हमारे पास ये शिकायत आई। एक आए थे, आपका मैं बता रहा हूँ, डाल्टनगंज से एक आदमी आए थे, वो अपने बीवी को लेकर आए थे। ठीक है। तो उनका कुछ तो जांच था, मैं अभी भूल रहा हूँ कि क्या जांच था वो। तो उनको 7,000 बाहर लगते, और रिम्स में वही मिनिमल जो चार्ज है 1,000 रुपया कुछ का पड़ रहा था उनको। वो भी कोई 2-3 रिपोर्ट्स थे महंगे जो लेने थे, जांच कराने थे, उसको लेकर जांच करानी थी। तो उन्होंने एक आदमी को पकड़ा, ये दलालों में से एक आदमी था, उसको पकड़ा, बोले 1 घंटे में मैं रिपोर्ट लाके देता हूँ। ब्लड सैंपल बकायदा वो लेकर गए, बाहर ही बुलाया उनको, बाहर से ब्लड सैंपल कलेक्ट किया और लेकर गए। 1 घंटे के बाद ये भाई साहब उनको फोन लगा रहे हैं, फोन उठा नहीं रहा है वो आदमी। अब इनको पता नहीं कि कौन सा डायग्नोस्टिक सेंटर है भाई। तो अब आप सोचिए, और उससे आदमी जो है पहले ही 5,000 रुपए ले चुका था एडवांस पेमेंट के तौर पे। हम आपको दे रहे हैं ना, बाकी आप रिपोर्ट जब देंगे उस समय आप दीजिएगा, ये बात थी। तो इस तरह की भी ठगी हो रही है वहां पे। तो एक तो दलाल वाला मुद्दा जो है, रिम्स में लोड है, या ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे एक चीज और हम लोग इसको धीरे धीरे खत्म करते हैं कि ये जो दलाली की जो व्यवस्था वहां पनप रही है, वो तो कहीं ना कहीं जो रिम्स में ब्लड सैंपल जांच में जो देरी हो रही है, इसकी वजह से हो रही है। तो आखिर क्यों, क्या इतना लोड है वहां पे, या फिर एक लेट लतीफी की बहुत बड़ी रीजन होती है, अच्छा ठीक है आ गया है तो करेंगे, ये वाला सिस्टम ज्यादा हावी है वहां पे? जी, देरी होने का कारण ये है ना, जो सिंपल और जो तुरंत से होने वाला जो प्रक्रिया थी रिम्स में, उसको अब कॉम्प्लिकेट कर दिए। ठीक है। टेक्नोलॉजी और ये वो फलाना ढिमकाना पूरे तामझाम के साथ एक सिस्टम आता है, ORS। आप आम आदमी है, ORS से आप क्या समझते हैं? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS वो चीज होती है, जब आप डिहाइड्रेट होते हैं, आपको शरीर में कमजोरी महसूस होती है, तो आप ORS पीते हैं तो आपको शरीर में एनर्जी मिलती है। लेकिन रिम्स का जो ORS है वो कहीं ना कहीं उल्टा इसके एक्शन में काम करता दिखता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में आप बात कर रहे हैं, यही सवाल मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों से है। आप लोग ठीक है रिम्स को डिफेंड करते हैं, रिम्स 2 बनाने की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा पहल है, लेकिन आप कहते हैं बहुत लोड है, लेकिन लोड कैसे और बढ़ रहा है ना, ये आप यहां देखिए और यहां सुनिए कि कैसे जो लाइन हम लोग ऐसे सीधा जाते 2 मिनट में पहुंच सकते थे, उसको घुमा के रिम्स में 2 घंटे का रास्ता कर दिया है। और फिर आप लोग बोल रहे हैं लोड बहुत है, इसीलिए परेशान है। लोड कैसे बहुत है और कैसे कम है, ये दोनों विकास आपको बताएंगे डिटेल में, सुनिए। जी देखिए, जो ये अभी पिछले महीने रिम्स द्वारा एक सिस्टम लाया गया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ठीक है। पहले ये ई हॉस्पिटल के माध्यम से रिम्स के ऑफिशियल वेबसाइट से चलता था, जिसको नेक्स्ट जेन हॉस्पिटल किया गया। बाकायदा ऐप उसके लिए लॉन्च किया गया, गूगल प्ले स्टोर पे वो ऐप लॉन्च्ड है। आप अगर रिम्स के रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जाते हैं तो बड़े बड़े 2 बोर्ड लगे हुए हैं, वहां पे स्कैनर दिया गया है, बकाया प्रक्रिया बताई गई है कैसे आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे इस पे। ये एक टोकन सिस्टम, जैसे एम्स वगैरह में हम जाते हैं तो ऑनलाइन उनके वेबसाइट या ऐप से हम टोकन लेते हैं और डायरेक्ट डॉक्टर से दिखाते हैं, डॉक्टर के यहाँ हमें स्लिप मिलता है और हम आगे की प्रक्रिया करते हैं। लेकिन रिम्स में ऐसा नहीं है। रिम्स में ऐसा है कि आप पहले तो आप जाइए गांव, बहुत ज्यादा अनपढ़ लोग भी आते हैं, गरीब तबके के लोग आते हैं, अशिक्षित लोग आते हैं, और कहूंगा मैं गरीब तबके से खास करके जो
जिनको सरकारी व्यवस्था से उम्मीद है कि इलाज हो पाएगा वो लोग आते हैं। जिनको एंड्रॉइड मोबाइल यूज करना भी नहीं आता वैसे लोग वहां पहुंचते हैं। तो उनके लिए तो एक उपाय है कि आप रजिस्ट्रेशन काउंटर से आप स्लिप लीजिए, लेकिन जिनको ये पता है वहां पे बकायदा हेल्पर लगाया गया है कि कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है ऑनलाइन। सबसे पहले आप वहां एक स्कैनर लगा हुआ है, स्कैनर को स्कैन करते हैं, एक लंबी लिस्ट आती है ऐप्स की, उसमें से आपको एक ऐप सेलेक्ट करना है जिससे रजिस्ट्रेशन होता है। आप उस ऐप को सेलेक्ट करते हैं, बकायदा आपको हेल्प भी किया जाएगा वहां पर। आपने सेलेक्ट किया, आपने तमाम मोबाइल नंबर लिंक किया, लॉगिन किया, आपने रजिस्टर किया उस ऐप में, आईडी बनाए, अपना डॉक्यूमेंट्स वहां पर वेरीफाई कराया, आईडी बन गई। उसके बाद आप फिर आगे की प्रक्रिया में जाते हैं। सेकंड स्टेप में आप फिर डॉक्टर को बुक करते हैं। मान लीजिए आपको कार्डियोलॉजी में दिखाना है, तो कार्डियोलॉजी में ओपीडी में जो उस वक्त डॉक्टर अवेलेबल है उनका आपने अपॉइंटमेंट लिया, आपको एक टोकन नंबर मिल गया। ठीक है। अब आप सोचेंगे भैया मेरा तो काम आसान हो गया, लाइन में नहीं लगे, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप उस टोकन नंबर को लेकर फिर से रजिस्ट्रेशन काउंटर की लाइन पे लगते हैं। ठीक है। वो किस लिए? क्योंकि आपको पर्ची निकालना है। मतलब ऑनलाइन जो निकला उसका कोई वैल्यू रिम्स में वहां जीरो हो गया। ये गोल गोल घुमा के आपको फिर वहीं सुनने पे खड़ा कर रहे हैं। आप पहले ऑनलाइन जाके पूरा रजिस्ट्रेशन करवाइए अपना, फिर आप ऑफलाइन काउंटर पे जाके पर्ची लेने के लिए खड़ा हो जाइए। चलिए अब हम मान लिए कि किस्मत खराब था, रिम्स आ गए, मतलब जो रिम्स जाते हैं वही समझते हैं किस्मत खराब था, रिम्स आ गए। जो व्यवस्था है, तो मेरा किस्मत खराब था, हम रिम्स गए और हम पर्ची कटवा लिया, पर्ची हम कटवा के वहां से निकल गए। अब डॉक्टर के पास हम पहुंचे। अब बताइए डॉक्टर, यहाँ पे और एक सिस्टम है। अच्छा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर में कभी कभी क्या होता है भैया कि सर्वर भी फेल हो जाता है, लीक डाउन हो जाता है। अच्छा। ऐसे में क्या करते हैं वहां के कर्मचारी, वो देते हैं आपको एक ऑफलाइन स्लिप। ऐसे में आपको ऑफलाइन, क्योंकि आपको तत्काल में इलाज कराना है, तो ऑफलाइन स्लिप एक मिलता है आपको, बकायदा प्रिंटेड है, ब्लू कलर में प्रिंट रहता है। तो ये ऑफलाइन स्लिप आपको मिल गया। आपने सोचा मुझे तो ऐसे या वैसे स्लिप मिल गया, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। आप नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं? आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपको बकायदा डायग्नोसिस करता है, उसके बाद बताता है, आपने समस्या बताई, उसके बाद वो जो भी चीजें हैं वो नोट डाउन करते हैं उस रिसिप्ट में। उसके बाद आपको जो जांच करानी है, ब्लड टेस्ट या कोई भी टेस्ट हो, वो लिख देते हैं आपको। ठीक है। तो कुछ कुछ जांच के जो है रिम्स में वो निःशुल्क होती है, कुछ को एक न्यूनतम दर लिया जाता है, एक फी ली जाती है। उसको जमा करने आप जब इसी रिसिप्ट के साथ, इसी पर्ची के साथ आप जाते हैं, ऑफलाइन पर्ची के साथ कैश काउंटर में, तो कैश काउंटर वाले बोलते हैं भैया हम तो नहीं जानते ऑफलाइन पर्ची, हमको चाहिए ऑनलाइन पर्ची। मतलब फिर आपका जो इतना लंबा प्रोसेस आपने किया, लंबे लाइन में 1 घंटे लगकर आपने जो ये डॉक्टर को दिखाया, उसके बाद आप पहुंचे वहां पर कैश जमा करने के लिए, फिर आपको कहा जाता है आप ऑनलाइन कटा के आइए पर्ची। अब आप फिर लाइन में लगिए, फिर आप पर्ची कटाइए। पर्ची आपने कटा लिया, अब वो पर्ची तो ब्लैंक है, क्योंकि आपने ऑफलाइन में डॉक्टर को दिखाया है। अब जब तक उस पर्ची में सेम टू सेम रिपोर्ट और डॉक्टर का लिखा हुआ नहीं चढ़ेगा, आपको कैश काउंटर में बिलिंग नहीं होगी। अब यहीं से दलालों का खेल शुरू हो जाता है। यहीं पे दलालों का खेल शुरू हो जाता है। तो ब्लड जांच रिम्स में हो नहीं रहा है, जी। तो अब कहाँ करवाया? बाहर करवाए। और बाहर करवाने से पहले वहां दलाल है जो बोलेगा लाइए हम सस्ता में करवाते हैं, हम तुरंत करवा देंगे, तुरंत रिपोर्ट देंगे। अब जो आदमी 2 घंटे परेशान हो चुका है वो दलालों के चंगुल में आ जाएगा, ये आम सी बात है। तो अगर दलालों के चंगुल से रिम्स को मुक्त करना है तो पहले व्यवस्था सुधारिए आप लोग। जो एक कूड़ा व्यवस्था रिम्स में करके रखे हैं उस पर थोड़ा सा पहले अंकुश लगाइए कि उस हो माध्यम। ये तो हम अभी ब्लड सैंपल वाले दलालों की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम आपको ऑर्थो पे भी लेके जाएंगे, हर विभाग में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह जो है दलाली किस तरह से वहां पे रग रग में घुस चुकी है रिम्स के आज में। और ये आज से नहीं 10-15 साल से ये चलन है। और इसके बाद आपने जब ये सब सारी प्रक्रिया कर ली, तो अब आप चाहेंगे कि मैं कहीं अगर मान लीजिए गंभीर पेशेंट है आपका, उसको व्हील चेयर की जरूरत है या फिर स्ट्रेचर की जरूरत है, तो आप ढूंढेंगे स्ट्रेचर रिम्स में। अब ये स्ट्रेचर ढूंढने का भैया अलग झोल है। अच्छा। इमरजेंसी में आप पहुंचते हैं किसी मरीज को लेकर, अगर वो वेंटिलेटर में है तो आपको पहले अंदर जाके खोजना है कि वेंटिलेटर कहाँ उपलब्ध है। ठीक है। क्योंकि अगर आपको वेंटिलेटर मिलता है तभी उस पेशेंट को जो है वहां एम्बुलेंस से उतार कर अंदर घुसाया जाएगा, क्योंकि बिना वेंटिलेटर के तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो अगर, और दूसरा नियम सिक्योरिटी रीजन से ये कहना है डॉक्टर के रिम्स के प्रबंधन की ओर से, जब तक आपको वेंटिलेटर अंदर नहीं मिलेगा उसके बाद आप मरीज को नीचे नहीं ला सकते हैं, और डॉक्टर जो है बाहर जाके चेक नहीं करेगा आपको। ठीक है। ये एक समस्या हो गई। अब जो स्ट्रेचर की हम बात कर रहे हैं, स्ट्रेचर आपको खोजना पड़ता है। पहले आप रिम्स में खोजिए, उतना बड़ा बिल्डिंग है, आप स्ट्रेचर खोजिए। आपको किस्मत से अगर स्ट्रेचर मिल गया तब आपको वार्ड बॉय नहीं मिलेगा।
ठीक है। वार्ड बॉय इसलिए भी नहीं मिलेगा क्योंकि इमरजेंसी में बताऊं आपको 30 से 35 अभी तत्काल में वार्ड बॉय कार्यरत हैं जो 3 शिफ्ट में काम करते हैं, 10-10 के शिफ्ट में 3 शिफ्टों में काम करते हैं 10 लोगों की। और अगर हम ओपीडी की बात करें तो हर वार्ड में करीब करीब 200 से 250 मरीज जो है वो एडमिट है। और इनके वार्ड बॉय यहाँ पर अगर 200-250 मरीजों में देखें तो वहां पे 3 से ज्यादा 4 वार्ड बॉय आपको मिलेंगे। तो अब ये वार्ड बॉय का कॉन्सेप्ट क्यों था? वार्ड बॉय का कॉन्सेप्ट इसलिए था कि उनको सारे विभाग पता थे, सारे डॉक्टरों के बैठने की जगह पता थी और सारे डॉक्टर जहां टेस्ट होते हैं वो पता है। तो उनका काम ये था कि मरीजों को सुविधा प्रदान करते हुए उनको लेके जाना, जहां टेस्ट कराने वो टेस्ट कराना, सैंपल देना, डॉक्टरों से विजिट कराना, जो गंभीर पेशेंट है उनको स्ट्रेचर या व्हीलचेयर या ऑक्सीजन वाला जो ट्रॉली है उसको लेकर साथ में जाना, ये उनका काम था। लेकिन आज के डेट में आप तस्वीरों में जैसे बगल स्क्रीन में देख सकते हैं कैसे महिलाएं, बच्चे अपने माता पिता या परिजनों को लेकर आते हैं जो मरीज हैं, उनको स्ट्रेचर पे ढो रहे हैं, और जिनको स्ट्रेचर नहीं मिला हो किसी तरह गोद पे लेकर जा रहे हैं। आप तस्वीर में देखिए कि व्हीलचेयर नहीं मिलने पे एक बुढ़िया, एक लेडीज जो है अपनी माता को कंधे पे कैसे खपा कर लेके मतलब कंधे पर सपोर्ट देते हुए लेकर जा रही है, और उनका यूरिनल वाला जो ये है पाइप निकला हुआ है वो हाथ में पकड़े हुए। तो ये कैसी दशा है? तो मतलब रिम्स में व्यवस्था सुधारने की जगह बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि जब आपको ट्रॉली चलाने वाले ट्रॉली मैन कहाँ गए सब जी, कोई अता पता उनका कोई पता होगा कि यहाँ पे कुछ ऑफिस बनाया गया है कि इस ऑफिस पे जाने से सबका जो ट्रॉली मैन सारे यहाँ बैठते हैं, तो अगर कहीं नहीं मिले तो आपको यहाँ बैठ जाए, या ये ऑफिस है, कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है? नहीं है। वहां पे पहले बैठते थे, पुराने जो इमरजेंसी गेट में आप घुसेंगे तो दाहिने साइड में जहां पे पुलिस की है, पुलिस का एक कंट्रोल रूम बना हुआ है, उसके बगल में वो बैठा रहते थे और स्ट्रेचर्स वहीं पर रहते थे हॉल में। तो अब स्ट्रेचर वहां दिखते नहीं, आपको पूरा बिल्डिंग खोजना पड़ेगा, स्ट्रेचर कहीं फ्री मिला तो आप लेके आइए। और स्ट्रेचर का भी ये मैं बता दूं, एक आउटसोर्सिंग कंपनी है जिन्होंने इन कर्मचारियों को रखा है, वार्ड बॉय के समय तो और भी कर्मचारी हैं उनको रखा है। तो आपको स्ट्रेचर मिल भी गया, लेकिन उसके लिए भी आपको जुगाड़ और पैरवी चाहिए, और वहां पर पैसे भी चाहिए आपको। 100-200 रुपया अगर वार्ड बॉय को देते हैं तब वो आपके साथ जाने के लिए तैयार होगा, अदरवाइज आपको स्ट्रेचर मिला तो मिला, आप किसी तरह ढकेलिए, अपने मरीज को ले जाइए। आप 3 तल्ले ऊपर से आ रहे हैं, 4 तल्ले ऊपर से आ रहे हैं, भले वो गर्भवती महिला हो, पैर कटा हुआ बाप हो, आप ढकेल के नीचे लाइए, जांच कराइए, फिर आप वापस आप ले जाइए। तो सब आप एक सेल्फ सर्विस का माहौल है वहां पे, पूरा रिम्स में सेल्फ सर्विस का ही माहौल है। मतलब सरकारी पैसे से जो मानदेय दिया जा रहा है, खासकर उन कंपनियों को जिन्हें कर्मचारियों को आउटसोर्स करना है, वो पैसे सरकार के पैसे, आम लोगों के पैसे रिम्स में पानी हो रहे हैं, क्योंकि व्यवस्था के नाम पर आम लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा। स्वास्थ्य के लिए बड़े बड़े बजट के दावे तो होते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसा करना है वैसा करना है, सब बात होता है, लेकिन रिम्स की व्यवस्था कैसे सुधरेगी इसका कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। यही हाल है रिम्स का। हाल रिम्स देखिए कि रिम्स में कोई जब आदमी अपनी जान बचाने के लिए जाता है तो जान बचाने के लिए नहीं, समझिए एक तरह से अपनी जान देने के लिए जी। ये लोग कहते हैं, बकायदा जो मरीज के परिजन है वो कहते हैं कि भगवान करे हमको दोबारा रिम्स ना आना पड़े। तो ऐसी व्यवस्था जो एक भगवान का दर्जा देने वाले डॉक्टर वहां पे मौजूद हैं, इतने स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, आपको पूरे राज्य में ऐसे स्पेशलिस्ट नहीं मिलेंगे, वहां पे एकत्रित किए गए हैं। लेकिन उसके बाद लोग जो ये कहते हैं कि भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हमको दोबारा रिम्स ना आना पड़े इलाज के लिए। और इसको लेकर हमने एक बात भी कही थी कि रिम्स 2 अभी जो बनने जा रहा है नया, तो नई बिल्डिंग तो आप बना दोगे, नया शरीर आपने खड़ा कर दिया, आत्मा तो वही मेली है आपकी। व्यवस्था कहां से बहाल करेंगे? नई व्यवस्था, रिम्स में नई बिल्डिंग से ज्यादा नई व्यवस्था की जरूरत है। जो कर्मचारी हैं, जो अपने मन से काम कर रहे हैं, जो पूरी व्यवस्था को खराब कर रहे हैं, उन पे अंकुश लगाने की जरूरत है। रिम्स की व्यवस्था दिनों दिन बद से बदतर होती जा रही है। जरूरत है इस व्यवस्था में सुधार लाने की, जिससे आम लोग रिम्स में आकर कम से कम अपनी सहूलियत के हिसाब से इलाज करा सके, क्योंकि आज जो व्यवस्था बनाई गई है वो मरीजों को मदद करने से ज्यादा उन्हें परेशान कर रही है। देखते रहिए द भारत मित्र। अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपके साथ भी रिम्स में किसी तरह का दुर्व्यवहार हुआ हो या किसी तरह की परेशानी हुई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। बाकी हम आपके सामने जन सरोकार के मुद्दे उठाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए। अभी फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।